Hi. So today is the 22nd of August 2020, 25 MCQs, 30 minutes. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का. पॉलिटी में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल वर्ड है, ये फेडरल वर्ड कहाँ अपीयर होता है? इंडिया को हम क्या बोलते हैं? क्वाजी फेडरल. क्वाजी फेडरल का मतलब है ये कंप्लीटली फेडरल नहीं है, इसमें कुछ फीचर्स यूनिटरी हैं और कुछ फीचर्स हैं वो फेडरल है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. बट ये जो वर्ड है फेडरल, ये कहाँ अपीयर होता है? प्रियम्बल में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 में, या नन ऑफ द अबव. आर्टिकल 1 जो बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन वर्ड वहाँ पे लिखा है, ऐसी फेडरल वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? सो द आंसर इज दिस डी. द राइट आंसर इज दिस डी, नन ऑफ द अबव ऐसा कहीं नहीं लिखा है. देन सेकेंड क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो हमने काफ़ी जगह से बोरो किए हैं, उनसे इंस्पायर्ड है. तो ये प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और लिस्ट 2 है, दैट इज़ दिस सोर्स, प्रोविज़न एंड सोर्स. ए इज़ अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट, क्लास 11th NCERT. ये टाइम के हिसाब से चेंज होता है. स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स, दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम. तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द यूनियन स्टेट रिलेशन. इसमें ये जो वर्ड है ना, ये काफ़ी कॉमन है, हमेशा याद रहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो यू कैन क्लियरली से कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. अगर आपको पता है बी का दिस 4 होगा, बी का 4 होगा, मतलब आपने बी एंड सी, ए और डी को एलिमिनेट कर लिया. तो जब भी ऐसे मैच द फॉलोइंग आते हैं ना, यूज़ दिस ट्रिक. अगर इनमें से एक भी पता है उसको यूज़ करके एलिमिनेट करेंगे बाकी सारे ऑप्शंस को. तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बचे, बिकॉज आयरिश यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. नाउ व्हाट इज़ द राइट आंसर? द राइट आंसर इज दिस बी. बी मतलब 3412 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 एंड अदरवाइज. देन बी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरिश से, और सी है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये सब चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से. और यूनियन और स्टेट का जो रिलेशन है दैट इज दिस कैनेडा. रेसिड्यूरी पावर जो है वो यूनियन के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा. दिस इज द थर्ड वन. Under which article the Parliament of India can legislate? यूजुअली हमारे यहाँ क्या है? स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट भी है. और अब यहाँ पे फिर से फेडरल फीचर्स हैं, मतलब डिवीजन ऑफ पावर है. लेजिस्लेट कर सकती है पार्लियामेंट ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट. अब इसमें एक आर्टिकल 250 भी होता है जिसमें वो स्टेट लिस्ट में भी सब्जेक्ट में डिसीजंस ले सकते हैं. बट यहाँ पूछा गया है नेशनल इंटरेस्ट में किसी भी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट में ये जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो किस आर्टिकल के थ्रू, किस आर्टिकल के अंडर यहाँ पे वर्क कर सकती है. सो द राइट आंसर इज दिस डी, आर्टिकल 249. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेट करेगी एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट में इन नेशनल इंटरेस्ट. सो द राइट आंसर इज दिस डी. फोर्थ वन, आर्टिकल 368 के बारे में है ये. आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया है, पहले बिल आता है फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो वो एक्ट बनता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है, कैन बी पास्ड एट अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज. तो बिल पास होने का प्रोसीजर ये होता है कि पहले वो फर्स्ट हाउस में जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ वहाँ पास होगा, सेकेंड हाउस में जाएगा, वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा. अगर अग्रीमेंट नहीं आ रहा है अमेंडमेंट में या डेडलॉक हो रहा है तो फिर एक जॉइंट सिटिंग होती है, दोनों हाउस मिलके फिर डिसाइड करते हैं इसका क्या करना है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर पास होगा जॉइंट सेशन में, अगर डेडलॉक हो गया है दोनों हाउसेज में. सेकेंड, इट इज़ ऑब्लिगेटरी, मतलब प्रेसिडेंट बाध्य है टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर आर्टिकल 368. प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, जैसे हमने पढ़ा है वीटो पावर होता है, प्रेसिडेंट उसको वापस भी भेज सकता है बिल को रिकंसिडर करने के लिए. बट
ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसमें प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी होता है टू गिव हिज असेंट। नंबर 3, टू अमेंड सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल में क्या है? सेवेंथ शेड्यूल में है दिस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज एसेंशियल। अब जो अमेंडमेंट होता है ना, इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो आउटसाइड आर्टिकल 368 होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक होते हैं 368 के अंदर, और एक होता है 368 प्लस हाफ रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट का। 28 स्टेट्स हैं तो 14 का हाँ बोलना ज़रूरी है। अब सेवेंथ शेड्यूल जो है इसमें क्या प्रोविज़न है? फोर्थ, प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब लोकसभा में ही केवल अमेंडिंग पावर है, राज्यसभा में नहीं है। तो क्या ऐसा होगा? द राइट आंसर इज सी, 2 and 3। दिस इज राइट। ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के पास कि उन्हें इस आर्टिकल 368 से आए बिल को यस बोलना पड़ेगा। अमेंड करना है सेवन शेड्यूल, मतलब सेंटर और स्टेट का रिलेशन है तो हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन ज़रूरी होगा। जॉइंट सिटिंग नहीं होती है और ये लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी ये अमेंडमेंट बिल आ सकता है। सो 2 and 3। फिफ्थ वन, लॉ कमीशन का अभी रिपोर्ट न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लॉ भी जो होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द टाइम इनका रिव्यू होता है और फिर इसमें आते हैं दिस रिकमेंडेशंस। तो उसके लिए ये लॉ कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो विद रेफरेंस टू लॉ कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, नॉट लिखा है, डज नॉट प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ अ लॉ कमीशन। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है? डज नॉट प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ अ लॉ कमीशन। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये जो 3 टर्म है ना, इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन अक्सर आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, या फिर ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे नियम के थ्रू वो बनी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। तो ये क्या होती है लॉ कमीशन? लॉ कमीशन जो होती है दैट इज सी। सी मीन्स कोई प्रोविज़न नहीं है लॉ कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो सी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट पूछा है यहाँ पे। तो ये पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट अस मूव टू हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो पहला सवाल है वो है जमींदारी सिस्टम का। ये 3 वर्ड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, जमींदारी, महलवारी और रेवतवारी। इनके बारे में यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जमींदारी, महलवारी और रेवतवारी में। जमींदारी सिस्टम वॉज अ फेलियर। ये एक फेलियर सिस्टम था एक्सेप्ट बंगाल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ कंपनी एंड जमींदार। ये जो जमींदारी सिस्टम ये इंट्रोड्यूस किया था, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, एब्सेंटली लॉर्ड एंड रेवेन्यू एंड देन सॉइल, फार्मर्स, टैक्स कलेक्शन भी नहीं हुआ प्रॉपर। तो इसको फेलियर कहा जाता है। जमींदारी सिस्टम वॉज अ फेलियर पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ कंपनी एंड जमींदार्स केस में भी। महलवारी, महलवारी मतलब इंस्टेड ऑफ दिस बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होगा, विलेज सिस्टम ऐसे महल की तरह रहेगा और वो डायरेक्ट कंपनी से डील करेगा। तो महलवारी सिस्टम हैड नो इंटरमीडियरी बिटवीन द कंपनी एंड द महल। महल मतलब दिस ग्रुप पीजेंट्स। थॉमस मुनरो, सर थॉमस मुनरो एसोसिएटेड हैं रेवतवारी सिस्टम में। रेवतवारी सिस्टम में अब ये होमवर्क है आफ्टर दिस क्विज। रेवतवारी सिस्टम कहाँ पे था, महलवारी सिस्टम कहाँ पे था, और दिस जमींदारी सिस्टम इंडिया के किस पार्ट में था। दिस इज इंपॉर्टेंट, इन तीनों के बारे में भी पढ़ना है। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम। ये तीनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसां। हमने पढ़ा है इंडिया में ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा हुई, सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो ये मतलब पुनरुत्थान दैट इज रिक्वायर्ड, दैट वाज रिक्वायर्ड दिस रेनेसां, डार्क एज से बाहर दिस रिफॉर्म्स एंड ऑल। इसमें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां किन्हें बोलते हैं? द राइट आंसर इज दिस सी, राजा राम मोहन रॉय। ये 8th है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फ्रेंच वर द लास्ट, फ्रेंच वर द लास्ट। इंडिया में ये जब मेडिवल पीरियड ओवर होने को था तो यहाँ से बहुत सारे यूरोपियंस जो थे ये इंडिया में आने का ट्राई कर रहे थे। पहले ये लैंड रूट से आते थे, लैंड रूट में यहाँ पे इनको डिफ़िकल्टी आने लग गई, ओटोमन एम्पायर एंड ऑल। फिर ये इन्होंने सोचा कि सी रूट हम डिस्कवर करते हैं इंडिया में, और यूरोप में एनलाइटनमेंट हो गया था, इन्हें पता चल गया था अर्थ एक दिस राउंड है,
तो अगर हम टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन होंगे तो हम घूम के वापस इधर ईस्ट में इंडिया आ जाएंगे। तो ये एक्सप्लोरेशन का एक एज आया और ये यूरोपियन सेटलर्स इंडिया आने लग गए। फ्रेंच वर द लास्ट टू कम टू इंडिया इन सर्च ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटी। फ्रेंच लास्ट थे। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन कम्युनिटी टू डिस्कवर अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। पोर्तुगीज। क्वीन एलिजाबेथ वन वॉज अ शेयर होल्डर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो मोनार्क है और ये कंपनी है, तो क्या ये यहाँ पे शेयर होल्डर होंगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के? ये कंपनी है, कंपनी के शेयर मोनार्क के पास। सो द राइट आंसर इज डी, यस। फ्रेंच सबसे बाद में आए थे, पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे और क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनका शेयर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी टाइम तक रहेगी, फिर इसकी मोनोपोली को कम होगा, ट्रेड विद चाइना और टी कम होगा, फिर बाद में कम्प्लीटली कर्टेल होगा, फिर 1857 का रिवोल्ट होगा और ये ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट अबॉलिश होगी और फिर डायरेक्ट क्वीन का रूल हो जाएगा इंडिया में। करेक्ट स्टेटमेंट। देन दिस इज 9th वन, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था रेगुलर पुलिस फोर्स। पुलिस जो होती है ना, पुलिस का काम होता है दिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा इंडिया में भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है, तो ये डेडिकेटेड दिस पुलिस फोर्स बनाया। ऐसे जो कलेक्टर बोलते हैं ना, बेसिकली वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, तो दैट इज़ वाई ये नाम पड़ा कलेक्टर। ये पहले दिस इंपीरियल दिस सिविल सर्विसेज होती थी। देन सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना ज़रूरी था, तो आया था ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और सुप्रीम कोर्ट बनेगा यहाँ पे। अब ये जो एक्ट आते हैं ना, इससे क्या होगा, धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, फिर पीक आएगा इसका से 1857 के अराउंड, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन चालू होगा और उसका पीक आएगा दिस 1935 का एक्ट। तो इस एक्ट से सेंट्रलाइजेशन चालू हो गया सुप्रीम कोर्ट दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंडियन पीनल कोड, ये अभी भी इसकी बहुत सारी धाराएं चलती है, आईपीसी, ये आया था 1860 में। सो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 and 3। 2 and 3 वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, दिस इज नॉट वॉरेन हेस्टिंग, दिस इज कॉर्नवालिस 91, कॉर्नवालिस 1891, कॉर्नवालिस। देन ये 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है। वाई सोशलिज्म, अक्सर बुक्स और उनके ऑथर्स आते हैं। वाई सोशलिज्म इज बुक रिटन बाय जय प्रकाश नारायण। देन न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इज बुक रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से करेक्ट क्या होगा? द करेक्ट इज दिस ए, बिकॉज ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं, ये बुक लिखी है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड बाय दिस औरोबिंदो घोष। तो द करेक्ट इज दिस ए, वन ओनली, वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। सो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कम्युनिटी का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में ये एम्फेसाइज्ड है, रेगुलरली किया जाता है, स्पेशली एंशिएंट कंट्री इंडिया में भी। In this respect, consider the following about the traditional water saving practices। जैसे कि ये कुल होते हैं, ये कैनाल इरिगेशन होता है। कैनाल मतलब जैसे अभी न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा, दिस आर्टिकल 262 भी इस पे आंसर राइटिंग, एंड दिस सतलज यमुना लिंक दिस कैनाल इरिगेशन सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश कुल। सेकेंड जो खादिन्स हैं, खादिन्स क्या होते हैं? ये वर्ड पॉपुलर है फॉर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इन तमिलनाडु। सो इसमें राइट आंसर क्या होगा? दिस आई थिंक 9th या 10th ज्योग्राफी एनसीईआरटी में ये जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छे से दिए हैं, सारे ये इन सब के नाम दिए हैं वहाँ पे। सो द राइट आंसर इज दिस ए। कुल इज राइट, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, बट जो खादिन्स है ये तमिलनाडु में नहीं होता है, ये राजस्थान में होता है। सो द राइट आंसर इज दिस ए। दिस इज द 12th वन। ये देखने में बहुत इजी सवाल लगता है, बट एग्जाम में अंडर प्रेशर अगर ये करना पड़ता है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इन विच दे कॉन्स्टिट्यूट अर्थ्स क्रस्ट। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन ये की है एमसीक्यू सॉल्व करने का। तो 120 मिनट्स जो है ना, उसका हर सेकंड में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग नहीं है।
इन विच दे कॉन्स्टिट्यूट, अर्थ का क्या है, क्रस्ट है, एटमॉस्फेयर नहीं पूछा है, क्रस्ट पूछा है, क्रस्ट। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन, तो इनको अरेंज करिए, सेलेक्ट फ्रॉम द कोड्स बिलो। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो हमें पता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, तो दिस इज ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये नॉलेज है कि ऑक्सीजन इज़ द हाइएस्ट, देन यू कैन ऑटोमेटिकली से कि ए इज़ द राइट आंसर। ऑक्सीजन अराउंड 47% होती है, सिलिकॉन 28 है, अल्यूमिनियम 8 है और आयरन 5% है अर्थ की क्रस्ट में। ये आउटर मोस्ट जो लेयर है अर्थ का, 47, 28, 8 एंड 5 ये हैं एलिमेंट्स। ओके, नाउ दिस इज अबाउट 13th, लैंड रिसोर्स। जमीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैंड रिसोर्स, लैंड यूज डिटरमाइन करता है जोग्राफिकल एरिया अगेंस्ट रिपोर्टिंग एरिया। अब ये दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है जोग्राफिकल एरिया और एक होता है रिपोर्टिंग एरिया। लैंड यूज जो है कैसा यूज हो रहा है वो डिटरमाइन करेगा वहाँ का जोग्राफिकल एरिया अगेंस्ट रिपोर्टिंग एरिया। रिपोर्टिंग एरिया इज मेजर्ड बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रिपोर्टिंग जो मतलब ये एरिया जो पेपर में लिखा है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको लाता है। जोग्राफिकल एरिया जो होता है वो आता है सर्वे ऑफ इंडिया में। जैसे अभी हम न्यूज़ में चल रहा है, नेपाल ने एक नया मैप रिलीज़ किया, लिम्पिया दरिया, काला पानी, ये सारे एरिया उसने अपने अंदर क्लेम कर रहा है। चाइना तो नोटोरियस है, बहुत ज़्यादा उसने लैंड टेरिटोरी अपना इधर क्लेम कर रहा है, नॉट ओनली LAC में, साउथ चाइना सी में, इधर रशिया के साथ भी, नेपाल, भूटान, साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एवरीवेयर। तो ये जो जोग्राफिकल एरिया होता है ये डिटरमाइंड बाय सर्वे ऑफ इंडिया होता है। तो द राइट आंसर इज, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज जो लैंड यूज है वो डिटरमाइन करता है दिस रिपोर्टिंग एरिया, ना कि जोग्राफिकल एरिया। और जोग्राफिकल एरिया मतलब ये नेशन का बता रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया जो मैप रिलीज करता है कि इंडिया का ये मैप है, तो वो जोग्राफिकल एरिया कहलाता है, सर्वे ऑफ इंडिया। और रिपोर्टिंग एरिया होता है वो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे मेजर करता है। सो दिस इज बी। दिस इज द 14th वन। रिवर्स आर अगेन इम्पॉर्टेंट। एवरी ईयर एक सवाल ज़रूर आता है रिवर से, और वो सवाल दिस क्लास 11th का जो ड्रेनेज सिस्टम बुक है इसके चैप्टर से वो सवाल सॉल्व हो सकता है हर साल। प्राणहिता रिवर है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रिवर प्राणहिता। प्राणहिता जो है ये वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये है पुष्करम फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट होता है इस रिवर पे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन है दोनों, सी। ये जो प्राणहिता रिवर है, तो यहाँ एक्चुअली ये ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, फिर ये आगे जाके मिलेंगी गोदावरी में मिलेंगी। तो दिस इज ट्रू, वेनगंगा इज इट्स ट्रिब्यूटरी। ये पुष्करम फेस्टिवल होता है, इसमें हम एक्नॉलेज करते हैं रिवर को, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अराउंड 12 रिवर्स में ऐसा होता है। दिस इज ट्रू, तो दिस इज सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू। द राइट आंसर इज सी। ये 15th है। ट्राइब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस ट्राइब्स। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ट्राइब्स एंड देयर रीजन। अगेन NCERT पढ़ा है, तो 9th या 10th में ये बहुत अच्छे से ट्राइब्स हैं, इंडिया की जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, और स्पेशली जो नोमैडिक है इनका बहुत अच्छे से वहाँ पे एक किसी चैप्टर में दिया है ट्राइब्स। जरावा झारखंड, जरावा मिलता जुलता वर्ड है, जरावा झारखंड। दिस इज रथवा, दैट इज इन गुजरात। तो इसमें राइट स्टेटमेंट क्या होगा? द राइट स्टेटमेंट इज बी। बी मीन्स टू ओनली। ये जो है ये गुजरात में है, बट जरावा झारखंड में नहीं होते हैं। सी, इसका एक ये मैप है, मैं इसको भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ये मैप है, सी। ये गड्डिज और वन गुज्जर करीब यहाँ मिलते हैं। ये भोटिया है, ये है सहरिया, ये भील है, ये वन गुज्जर और रथवा, सी गुजरात में है। ये बैगा, बंजारा, गौंड मध्य प्रदेश में, बंजारा यहाँ पे भी हैं। ये कोया, बंजारा, गौंड, ये माला और दिस इरूलर यहाँ पे हैं। दिस पराजा, बोंडा, कांधा, कोया, साउरा और खूंस ओडिशा। यहाँ है सांथल, मुंडा और ओरांव, सांथल यहाँ पर भी है। यहाँ पे हजांग है, खासी, खासी, रियांग है, मीती ट्राइब है, मीती ट्राइब अभी काफ़ी न्यूज़ में थी, नागाज आर हियर, अब पटनी ट्राइब काफ़ी न्यूज़ में है, और दिस इज निशी। These are some tribes, some important tribes of India. You should be knowing about all of them. So the right answer is this B. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म कंटेन करेगा फूड इन्फ्लेशन में। आज न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन, वो रेट कट अब और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। फूड इन्फ्लेशन स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। तो फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन हेल्प। पहला, इंक्रीज कर दें इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन फूड आर्टिकल। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? आयात करना। बाहर से आयात कर रहे हैं और उसमें हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया तो उससे तो महंगे और हो जाएंगे। तो इज दिस ट्रू? नो। मोर प्रोक्योरमेंट बाय एफसीआई। एफसीआई क्या करती है? इनके गोदाम होते हैं, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, ये क्या करती है? प्रोक्योरमेंट करती है और अनाज को स्टोर करती है। अगर ये ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कर रही है, मोर प्रोक्योरमेंट है बाय एफसीआई, तो उससे क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगा मार्केट में। सप्लाई साइड यहाँ पे शॉर्टेज होगा, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये हेल्प करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट। स्टॉक लिमिट मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे। तो उससे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा और सप्लाई में हेल्प होगा। तो द राइट आंसर इज दिस बी। द राइट आंसर इज दिस बी। ओके, सो यहाँ पे केवल और केवल दिस इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट इज द राइट आंसर। दैट इज 3 ओनली। केवल ये करेक्ट है, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ ये है 17th। फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा वो अभी ही 80% हमने क्रॉस कर लिया है और अभी अगस्त भी नहीं आया है। ये साल भर का रहता है कि आपने कितना आमदनी हुआ और कितना खर्चा हुआ। फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अगर कौन सी एक्टिविटी ऐसी होगी जो कंट्रीब्यूट करेगी इंक्रीज करने में फिस्कल डेफिसिट को, मतलब फिस्कल डेफिसिट कम नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बिल्डिंग ऑफ रोड्स बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। अब ये क्या है? ये खर्चा हो रहा है। बिल्डिंग ऑफ रोड्स बाय द गवर्नमेंट एजेंसी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, बट अगर एक साल का फिस्कल डेफिसिट हम देखते हैं तो उसमें ये नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो सकता है ये बेनिफिट होगा, बट फॉर 1 ईयर करंट ईयर फिस्कल डेफिसिट में ये नेगेटिव रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पे कमीशन। हम अज्यूम करते हैं स्टेट पे कमीशन जो होता है वो तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है। तो तनख्वाह बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, तो ये अगेन क्या होगा? सी। दोनों मे कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट। इससे क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट वर्जन हो जाएगा इन दोनों चीजों से, इंक्रीज हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। तो राइट कोड इज दिस सी, बोथ। यहां पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दो चीज का इन्फ्लेशन हमने पढ़ा था, एक तो कॉस्ट पुश उसमें देखा था। कॉस्ट मतलब किसी भी चीज को बनाने का जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो गई, या फिर अदर फैक्टर्स के कारण कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो कॉस्ट इंक्रीज होगी तो वो हो जाएगा कीमतों में बढ़ोतरी, दैट इज दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। राइजिंग एनपीए ऑफ बैंक्स का अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेंगे तो इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा। शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर होगा, तो अगर लेबर कम है मतलब ज़्यादा आपको कॉस्ट लगाना पड़ेगा प्रोडक्शन करने में, अगेन इससे कॉस्ट बढ़ेगा। सो द राइट आंसर इज दिस सी। राइजिंग एनपीए से भी कॉस्ट पुश होगा और शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। नाउ दिस इज 19th वन। इंडियन रुपी विल डेप्रिशिएट। इंडियन रुपी अभी करीब 76 है। ये डेप्रिशिएट एप्रिशिएट होता रहता है। ये डेप्रिशिएट एप्रिशिएट अलग चीज़ है और डीवैल्यूएशन अलग चीज़ है। इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होगा फॉलोइंग केस में, जब ऑयल प्राइस राइज हो रही है। ऑयल प्राइस अगर बढ़ गई, जैसे अभी बैरल काफ़ी कम हो गया था डॉलर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का, बट अगर ये बढ़ेगा मतलब हम ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट कराते हैं मतलब हमको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा आउटफ्लो यहाँ पे रुपी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा और इसका फिर डिमांड, दिस प्रेजेंस जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो जब ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग तो जो रुपी है इसका वैल्यू डेप्रिशिएट होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में व्हेन बॉन्ड यील्ड फ्रॉम द डॉलर्स आर इंक्रीजिंग, मतलब डॉलर में इन्वेस्ट किया है और उसकी जो बॉन्ड यील्ड है, मतलब बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो बढ़ रहा है, यील्ड बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे? डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर डॉलर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो डॉलर स्ट्रांग होगा तो रुपी उसके कंपैरिजन में अपने आप वीक हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। सो अगेन द राइट आंसर इज दिस सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये है थीम फॉर दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे इज। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो है ऑल्दो वो पूरा जंक हो गया है, मोस्ट ऑफ द डेटा जंक है। वाई? बिकॉज कोविड-19 के कारण किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इकोनॉमिक सर्वे के जो फाइंडिंग्स हैं, रिपोर्ट्स है, आगे का जो उसने एनालिसिस किया है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर दिस नल एंड वॉइड जंक है। 20 का जो बट थीम है
इकोनॉमिक सर्वे का वो क्या है, एथिकल वेल्थ क्रिएशन, एंटरप्रेन्योर लेड ग्रोथ, डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड ग्रोथ या दिस थालियोनॉमिक्स। ये एक नया टर्म अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था इस इकोनॉमिक सर्वे के थीम के रेस्पेक्ट में। तो राइट वर्ड क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा दिस ए, एथिकल वेल्थ क्रिएशन। गवर्नमेंट ये बार बार एम्फेसाइज कर रही है कि हमारे सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि वेल्थ इज बैड। नो, एथिकल अगर वेल्थ क्रिएट हो रहा है तो दिस इज गुड, इसको हमें एनकरेज करना है। अमीर होना इज नॉट अ बैड थिंग, एथिकल वेल्थ क्रिएशन इज गुड। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, ओवरऑल सबका अपलिफ्टमेंट होगा, तो दिस इज गुड, एथिकल वेल्थ क्रिएशन इज गुड। अब आता है करंट अफेयर्स। ये सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स का। ऐसे इंडेक्स हर साल आते हैं एक क्वेश्चन इंडेक्स पे, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब नीति आयोग का काम ही है कि वो इस टाइप के काम करती है कि पॉलिसी लाती है, थिंक टैंक होता है, इंडेक्सेस बहुत सारे रिलीज करती है, डिसीजन मेकिंग आती है, सजेशंस, एनालिसिस, थिंक टैंक, नीति काम है इसका। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। इस इंडेक्स में ओवरऑल जो सदर्न स्टेट्स हैं वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं बेटर इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सो द राइट ऑप्शन इज ए, दिस ए, वन ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन, यहाँ पे पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इन दोनों में से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब ये नीति आयोग नहीं होता है, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। यस, दिस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन लाती है गुड गवर्नेंस इंडेक्स को, नीति आयोग नहीं लाती है। देन ये इंडेक्स में जो सेकंड है वो करेक्ट है, बट यहाँ क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, और ये इनकरेक्ट है, नीति आयोग नहीं है। तो द राइट आंसर इज दिस ए, ऑप्शन इज ए। स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दिस ए, दिस इज ए, तो ऑप्शन करेक्ट इज ए। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज होगा। द राइट आंसर इज माइग्रेशन ऑफ पीपल होता है। माइग्रेशन में फैक्टर्स होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। अभी 11th हो गया है, 12th का NCERT हम पढ़ेंगे, इसमें 2 बुक है, एक तो है ह्यूमन ज्योग्राफी और जो दूसरी बुक है उसमें ये सारे मिनरल्स, रिजर्व्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें हैं। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, विल कंप्लीट इट वेरी क्विकली। तो वर्ल्ड माइग्रेशन जो रिपोर्ट है ये जो है दैट इज़ बाय दिस डी, यूनाइटेड नेशंस लेके आती है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। अभी बात चल रहा था GSP का, इंडिया और USA के जो टॉक्स थे, तो इंडिया की तरफ से डिमांड था जो GSP था इंडिया पे रिवोक हो गया था उसको रीस्टोर करे। इंडिया ने ये एक डिमांड रखा था जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का। ये इंपॉर्टेंट है, करंट में न्यूज़ में चल रहा है, इंडिया USA रिलेशन। GSP क्या होता है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज ऑफर टू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। US एक लिस्ट बनाता है कि ये डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ से अगर हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें ट्रेड में, टैरिफ में कुछ बेनिफिट देंगे हम। डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, पहले इंडिया भी इस कैटेगरी में था, बट US बोलता है कि इंडिया इज़ नॉट डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप्ड, तो इंडिया को इस लिस्ट से रिमूव कर दिया है। ये जो लिस्ट होती है, बिकॉज सारा ट्रेड क्या होता है, WTO के अकॉर्डिंग होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO डिफाइन करता है डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फॉर ऑफरिंग GSP बेनिफिट, बिकॉज देयर हैज टू बी सर्टेन क्राइटेरिया, तो ये WTO डिफाइन करता है। इट इज़ ऑफर्ड ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, मतलब जैसे इंडिया ने दिया है तो US ने दिया है, तो इंडिया भी उनको US को ये ऑफर करेगा, तो ये म्यूचुअल रेसिप्रोकल होता है, जैसे हमने कल UAE के साथ देखा था। सो द राइट आंसर इज दिस ए, सी। WTO का इससे कोई लेना देना नहीं है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली फॉर दिस GSP प्रेफरेंसेस में ये जो लिस्ट होती है ये कंप्लीटली US के डिस्क्रिप्शन पे बनती है। रेसिप्रोकल बेसिस में कैसे हो सकता है, ये ऑप्शन ही बोगस है। ये अगर हम अज्यूम कर रहे हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो ये USA को कैसे सेम चीज़ें ऑफर कर पाएगी। सो दिस इज़ नॉट रेसिप्रोकल। जैसे हम गुजराल डॉक्ट्राइन है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, वो रेसिप्रोकल बेसिस पे नहीं होती है, गिव एंड टेक नहीं है, वन वे है। इट इज़ गुडविल में हम ये काम कर रहे हैं, कोई हमारे से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो इट इज़ ऑफर्ड ऑन रेसिप्रोकल बेसिस इज रॉन्ग। सो दिस इज ए।
ये है ट्राइबल मिनिस्ट्री। ट्राइबल्स अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ई पोर्टल लॉन्च हुआ है ट्राइबल मिनिस्ट्री का फॉर प्रमोटिंग ट्राइबल हेल्थ। ट्राइबल हेल्थ बिकॉज कोविड-19 भी है, ओवरऑल दिस ट्राइबल हिंटरलैंड में ये स्प्रेड हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ट्राइबल हेल्थ, आरोग्य, आरोग्य का मतलब ही होता है हेल्थ, स्वास्थ्य, वंदना एंड ट्राइबल रक्षा। यहाँ पे भी ट्राइबल लिखा है, तो राइट आंसर इज दिस बी, राइट आंसर इज दिस स्वास्थ्य। 25th, अगर हम रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखें, आर्ट बुक में ये अभी हमने पढ़ा था, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व। अब इसका रूट मीनिंग पता होना चाहिए। बोधि, बोधि का मतलब होता है इस बुद्धिज्म, बोधि, और सत्व मतलब होता है एसेंस। बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। इसके सेक्ट हुए थे बुद्धिज्म के, हीनयान, महायान और दिस वज्रयान। बोधिसत्व एक कंपैशनेट वन होता है ऑन इज वे टू एनलाइटनमेंट। बुद्धा को एनलाइटनमेंट हो गया है बट बोधिसत्व का एनलाइटनमेंट नहीं है। एनसीईआरटी आई वाज रीडिंग, उसमें ये क्लियरली ये लाइन लिखा हुआ है वहाँ पे कि बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट, मतलब दूसरों की हेल्प कर रहे हैं ये। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 एंड 3। जो ये हीनयान है, ये हीनयान के लिए नहीं होता है, आई थिंक ये महायान में होता है, दिस हीनयान में नहीं होता है बोधिसत्व। सो द राइट आंसर इज दिस बी। सो आज के क्वेश्चन है, हमने बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट समझा, दिस इज अबाउट ट्राइबल मिनिस्ट्री, ट्राइबल हेल्थ का ये ई पोर्टल है, ये है अबाउट जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इंडिया यूएस रिलेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, यूजुअली नीति आयोग इंडेक्स लाता है बट ये इंडेक्स है दिस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। देन ये है थीम जो है इस ईयर का, वो है एथिकल वेल्थ क्रिएशन। इंडियन रुपी की बात है, स्ट्रेंथन, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट कब होगा, वैल्यू डीवैल्यूएशन इज अ डिफरेंट थिंग। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। इंक्रीजिंग फिजिकल डेफिसिट में ये कौन सा स्टेटमेंट होगा। देन फॉलोइंग मैकेनिज्म टू कंटेन फूड इन्फ्लेशन, ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, अभी काफ़ी न्यूज़ में है। दिस इज़ अबाउट ट्राइब्स एंड देयर रीजन्स, ये जितनी भी ट्राइब्स हैं जो अभी हमने यहाँ पे देखी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी में भी आप देखना 9th आई थिंक 10th में है कि जो नोमैड्स हैं इंडिया और वर्ल्ड की ट्राइब्स हैं, दे आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज रिवर्स, अगेन क्लास 11 ड्रेनेज चैप्टर। दिस इज अबाउट लैंड रिसोर्सेज, ये हैं ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग, बी वेरी केयरफुल। दिस इज अबाउट दिस कंजर्वेशन वाटर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ये है हिस्ट्री का। ये है अबाउट पुलिस, ब्रिटिश पैटर्न, रेगुलर पुलिस फोर्सेस, एंड दिस इज अबाउट दिस फ्रेंच ऑर्डर। और यहाँ पे है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, दिस इज अबाउट जमींदारी, महलवारी, रेयतवारी। डू दिस टुडे, जमींदारी, महलवारी, रेयतवारी, प्रिपेयर नोट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई यील्डिंग टॉपिक है, फेवरेट है ये। देन दिस इज लॉ कमीशन, ये है अबाउट अमेंडमेंट 368, दिस इज अबाउट 249, एंड दिस इज अबाउट दिस बी, एंड दिस इज अबाउट फेडरल अपीयर्स। फर्स्ट आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होता है दिस थ्रेशोल्ड क्रॉस करना, सिलेक्शन क्वालिफाई करना, इसका ये अराउंड जो 50% कट ऑफ है, पहला फोकस यहाँ होना चाहिए। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्कोर और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं अपन। बस फर्स्ट क्राइटेरिया होता है ये 50% जो है कट ऑफ क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। So this is 22nd of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.